अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक बरतानवी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है डोरिस लेसिंग ने और उसका तर्जुमा किया है नजमुद्दीन अहमद ने। अफसाने का उन्वान है मौजज़े बिकते नहीं। जब नन्ना टेडी पैदा हुआ तो फारक्वार ख़ानदान कई बरसों से बे औलाद था। उनके मुलाजिम भी उनकी खुशियों में शरीक हुए। जब वो बच्चे की पैदाइश पर मुसरत के इजहार के लिए आए तो अपने साथ हलाल परिंदे, अंडे और फूल लाए। वो उसके सुनहरे सर और नीली आंखें देखकर खुशी से चिल्ला उठते। वो बेगम फारक्वार को यूं मुबारकबाद देते जैसे उसने बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दिया हो, और उसे भी यही लगता। मकामी लोगों के लिए उसकी मुस्कुराहट गर्मजोश और मुतशक्किराना होती। बाद में जब टैडी की झुंड उतरवाई गई तो बावर्ची गिडियोन ने ज़मीन से बालों के सुनहरे नर्म गुच्छे अपने हाथों में उठा लिए। फिर वो नन्हे टैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, नन्हे सुनहरे सर। ये बच्चे का प्यार का नाम पड़ गया। गिडियोन और टैडी पहले ही रोज़ से एक दूसरे से खूब मानूस हो गए। गिडियोन जैसे ही अपने काम से फुर्सत पाता वो टैडी को अपने कंधों पर उठाकर बड़े दरख्त तले ले जाता और उसके साथ खेलने लगता। वो उसके लिए नन्ही टहनियों, पत्तों और घास के खिलौने बनाता या फिर गारे से जानवरों की शबीहें गूंथता। जब टैडी ने चलना सीखा तो ये गिडियोन ही था जो घुटनों के बल झुककर उसके आगे आगे चलता और उसका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता, और जब वो गिरने लगता तो आगे बढ़कर उसे थाम लेता। उसे तब तक हवा में उछालता रहता जब तक खिलखिलाते खिलखिलाते दोनों का सांस न फूल जाए। बेगम फारक्वार अपने बच्चे से प्यार करने की वजह से बूढ़े बावर्ची को बहुत पसंद करती थीं। दूसरा बच्चा न हुआ तो एक रोज़ गिडियोन बोला, बेगम साहिबा, ऊपर बैठे मालिक ने इसे दिया है। नन्ना सुनहरा सर हमारे घर की सबसे अनमोल शय है। उस हमारे की वजह से बेगम फारक्वार को अपने बावर्ची के लिए निस्वानी तहर्रुक महसूस हुआ। उसे अब उसके पास बरसों बीत गए थे और वो उन मकामी नौकरों में से था जिनके बीवी बच्चे वहीं अहाते में रिहाइश पजीर थे। लेकिन उसने कभी अपने गांव, अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, जो वहाँ से चंद 100 मील के फासले पर था। कभी कभी एक छोटा सा स्याह फाम बच्चा जो उन्हीं अय्याम में पैदा हुआ था जब टैडी ने जन्म लिया था, झाड़ियों की ओर से झांकता हुआ दिखाई देता। वो गैर मामूली साफ सुथरे बालों और शुमाली नीली आंखों वाले छोटे सफ़ेद लड़के को सहमी हुई नज़रों से देखता। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर दिलचस्पी से देखते रहते, और एक बार टैडी ने मुतजस्सिस होकर अपने हाथ से स्याफाम बच्चे के गाल और बालों को छू लिया। गिडियोन जो ये तमाम माजरा देख रहा था बोला, बेगम साहिबा, ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक बड़ा होकर आका बनेगा और दूसरा गुलाम। बेगम फारक्वार उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ गिडियोन, मैं भी यही सोच रही थी। उसने आह भरी। गिडियोन ने, जो एक मजहबी शख्स था, कहा, यह खुदा की मर्ज़ी है। फारक्वार मजहबी लोग थे और खुदा पर ईमान के उनके मुश्तरका जज्बात ने मालिका और मुलाजिम को एक दूसरे के और करीब कर दिया था। टेडी तकरीबन 6 बरस का था जब उसे स्कूटर दिया गया तो उसे तेज़ रफ्तारी के नशे का इदराक हुआ। वो सारा दिन घर के इर्द गिर्द फूलों की क्यारियों को रोनता, ज़ोर ज़ोर से कुटाक करती मुर्गियों को दौड़ाता और कुत्तों को जिज करता स्कूटर दौड़ाए फिरता। उसका बड़ा सा डगमगाता और पुर-रफ्तार चक्कर बावर्ची खाने के दरवाजे पर ख़त्म होता। वहाँ पहुँचकर वो चिल्लाता, गिडियोन, इधर मुझे देखो। और गिडियोन क़हक़हा लगाते हुए कहता, बहुत खूब नन्हे सुनहरे सर। गिडियोन का सबसे छोटा बेटा, जो अब एक चरवाहा बन चुका था, अहाते से ख़ास तौर पर स्कूटर देखने आया। वो उसके नज़दीक आने से डर रहा था, लेकिन टैडी स्कूटर उसके अहन सामने ले आया। हपशी, टैडी चीख कर बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो स्याहफाम बच्चे के चक्कर लगाने लगा, यहाँ तक कि वो सहम कर वापस झाड़ियों में भाग गया। तुमने उसे क्यों डराया? गिडियोन ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में नाराज़गी का इजहार किया। टैडी बदतमीजी से बोला, वो सिर्फ एक काला लड़का ही तो था, और हंसने लगा। फिर जब गिडियोन कुछ कहे बगैर पलटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो फौरन घर के अंदर गया और एक संगतरा गिडियोन के पास लाकर बोला, ये तुम्हारे लिए है। उसने माजरत का एक लफ्ज़ तक नहीं कहा।
लेकिन वो गिडियोन की शफकत खोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गिडियोन ने बददिली से तंत्रा लेकर आह भरी। तुम जल्द ही स्कूल जाने लगोगे नन्हे सुनहरे सर, उसने हैरानी से कहा, और फिर तुम बड़े हो जाओगे। उसने अपना सर नरमी से नफ़ी में हिलाया और बोला, और हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह बसर होती हैं। लगता था जैसे वो अपने और टैडी के दरमियान फासला कायम कर रहा हो, गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई शख्स नागुज़ीर अम्र को कबूल कर ले। अब गिडियोन अपना बदन सफ़ेद फार्म बच्चे के बदन से छूने नहीं देता था। वो मेहरबान था, लेकिन उसके लहजे में बहुत ज़्यादा रस्मी पन आ गया था, जिसने टैडी को खफा और आजुर्दा कर दिया। इस चीज़ ने उसे मर्द में भी बदल दिया। वो गिडियोन के साथ शाइस्ता रहता और अपने आप को लिए दिए रखता। अगर बावर्ची खाने में किसी चीज़ के बारे में कुछ कहने जाता तो उसका अंदाज़ वैसा होता जैसा एक मालिक का अपने नौकर के साथ होता है, और उसे तवक्को होती कि उसका हुक्म माना जाएगा। लेकिन एक रोज़ डैडी लड़खड़ाता हुआ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो उसकी भिंची हुई मुट्ठियाँ आंखों पर थीं और वो दर्द से चिल्ला रहा था। गिडियोन के हाथ में पकड़ा यखनी का भरा बर्तन गिर गया। वो बच्चे की तरफ दौड़ा और उसने ज़ोर लगाकर उसकी उंगलियां हटाईं। सांप, वो चीखा। टैडी अपना स्कूटर चला रहा था कि वो सांस लेने के लिए पौधों के एक झुंड के करीब अपना एक पैर ज़मीन पर टिकाकर खड़ा हो गया। छत से दुम के बल लटके दरख्तों पर बसने वाले एक सांप ने अपना सारा जहर उसकी आंखों में थूक दिया था। बेगम फारख्वार शोर सुनकर दौड़ी आई। ये अंधा हो जाएगा, वो टैडी को गले से लगाकर रोती हुई बोली। गिडियोन, ये अंधा हो जाएगा। उसकी आंखें कमोबेश पहले ही 2 घंटों में अपनी निस्फ बीनाई खोकर सूजकर मुट्ठी जितनी हो चुकी थीं। टैडी का छोटा सा सफ़ेद चेहरा बनफशई मवाद के दायरे से ख़राब हो गया था। गिडियोन बोला, बेगम साहिबा 1 मिनट इंतज़ार करें, मैं दवा लाता हूँ। वो झाड़ियों में भाग गया। बेगम फारख्वार बच्चे को उठाकर घर में ले गईं और परमैग्नेट से उसकी आंखें धोईं। उसने गिडियोन की बात नहीं सुनी थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके इलाज से कोई अफाका नहीं हुआ तो उसे याद आने लगा कि उसने सांप के जहर थूकने से मकामी लोगों को नाबीना होता हुआ देखा है। वो अपने बावर्ची की वापसी का इंतज़ार करने लगी। उसे याद आ रहा था कि उसने मकामी जड़ी बूटियों के मौसर होने के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वो सहमे और रोते हुए बच्चे को थामे खिड़की के पास खड़ी थी। बेबसी से झाड़ियों में देखती रही। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि गिडियोन अपने हाथ में एक पौधा पकड़े लौट आया। बेगम साहिबा, डरे मत, गिडियोन ने कहा। नन्हे सुनहरे सर की आंखों को आराम आ जाएगा। उसने पौधे के पत्ते उतारकर एक छोटी सी सफ़ेद नरम जड़ निकाली, जिसे धोए बगैर ही अपने मुंह में डालकर खूब चबाया और फिर अपने मुंह में पतले थूक को जमा करते हुए उसने बच्चे को ज़बरदस्ती बेगम फारख्वार से लिया। उसने टैडी को अपने घुटनों में दबोचा और अपने अंगूठों की पोरों से उसकी सूजी हुई आंखों को दबाया, जिससे बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा और बेगम फारख्वार एहतजाजन चिल्ला उठी, गिडियोन, गिडियोन। लेकिन गिडियोन ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसने बल खाते हुए बच्चे पर झुककर फूली हुई पलकों के पीछे की तरफ उनको इतना मोड़ा कि आंखों की पुतलियां दिखाई देने लगीं और फिर वो बारी बारी दोनों आंखों में अच्छी तरह थूकने लगा। आखिरकार उसने टैडी को नरमी से उसकी माँ के बाजुओं में थमाया और बोला, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बेगम फारख्वार डर के मारे रो रही थी और इसके लिए उसका शुक्रिया भी अदा करना मुश्किल हो रहा था। ये नाकाबिल यकीन था कि टैडी की बसारत बच जाए। 2 घंटे बाद सूजन उतर गई। आंखों में जलन और दुखन तो थी, लेकिन टैडी देख सकता था। बेगम और फारख्वार साहब बावर्ची खाने में गिडियोन के पास गए और उसका बार बार शुक्रिया अदा किया। वो एहसान के बोझ तले दबे बेबसी महसूस कर रहे थे। लगता था कि उनके पास इज़हार तशक्कुर के लिए अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने गिडियोन को उसकी बीवी और बच्चों के लिए तहाइफ दिए और उसकी तनख्वाह में खातिर खा इजाफा कर दिया। लेकिन ये चीज़ें टैडी की ठीक बीनाई के सामने हकीर थीं। बेगम फारख्वार ने कहा, गिडियोन, खुदा ने तुम्हें अपनी रहमत का वसीला बनाया है। और गिडियोन बोला, जी बेगम साहिबा, खुदा नहायत मेहरबान है। अब जब भी ऐसा कोई वाक़या खेतों में पेश आता तो फ़ौरन ही हर एक को यह किस्सा सुनाया जाता। बेगम फारख्वार ने उसे अपने हमसाइयों को बताया। किस्सा इलाके के एक कोने से दूसरे कोने तक ज़बान ज़दे आम हो गया। झाड़ियाँ इसरारों से भरी हैं। कोई शख्स अफ्रीका या कम से कम लंबी घास वाले मैदान में ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक वो जल्द ही ये ना जान ले कि वहाँ की मिट्टी और मौसम की अपनी एक कदीमी दानिश है, और शायद सबसे अहम ये कि इंसानी दिमाग के छुपे हुए पहलू हैं जो स्याह फाम लोगों का विरसा है।
इलाके के हर हिस्से में लोग रिवायात बयान करते और एक दूसरे से अपने अपने तजुर्बात दोहराते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद देखा है। वो एक सांस पी जाने वाला नाग था। हबशी का बाजू खूब चमकीले मसाने के मानन कोहनी तक सूज गया था। एक ही मिनट में वो निढाल हो गया। वो मर रहा था। फिर अचानक एक और हबशी झाड़ियों से अपने हाथ में काफ़ी सारा सब्ज़ा लिए बरामद हुआ। उसने सांप के कांटे वाली जगह पर किसी चीज़ का लेप किया और अगले ही रोज़ मेरा बेटा अपने काम पर पहुंच गया। आप सब खुद उसकी जल्द में 2 सुराग देख सकते हैं। वो इस किस्म का किस्सा नहायत पुरजोश अंदाज में सुनाते थे, क्योंकि उन सबको इल्म था कि अफ्रीका की झाड़ियों के तनों, आम दिखाई देने वाले पत्तों और जड़ों में अनमोल अद्वियात छुपी हैं, लेकिन उनके बारे में मकामी लोगों की से मालूमात लेना नामुमकिन अमर था। कहानी कस्बे तक पहुंच गई और शायद शाम गए वो कोई तकरीब थी या कोई ऐसी ही महफिल थी जिसमें एक डॉक्टर भी मौजूद था। उसने उसे ललकार दिया। निरी हिमाकत, वो कहने लगा, ये मुबालगा आमेज़ कहानियाँ हैं। हमने हमेशा ऐसी कहानियों की तज़दीक़ की है और हर बार उन्हें झूठी पाया है। खैर, एक रोज़ एक अजनबी कार खेतों में वाक़ई डेरे पर आकर रुकी, जिससे कस्बे की लेबॉर्ट्री का एक कारकुन टेस्ट ट्यूबों और केमिकल से भरे थैले लिए उतरा। बेगम फारख्वार घबराए और खुश भी हुए। उन्होंने उसकी आव भगत की। उन्होंने साइंसदान को दोपहर के खाने के बारे में पूछा और एक बार फिर 100वीं मरतबा तमाम कहानी सुनाई। नन्ना टेडी भी अपनी सेहतमंद नीली आंखें झपकाते हुए वहाँ मौजूद था, जो कहानी की सदाकत बयान कर रही थी। साइंसदान ने बताया कि अगर इस नई दवा को फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया जाए तो इससे इंसानियत को बेहद फ़ायदा होगा। इस पर फारख्वार ख़ानदान और ज़्यादा खुश हुआ। वो मेहरबान और सादा लोग थे, जो अपनी वजह से हो जाने वाली भलाई को नेक ख्याल करते थे। लेकिन जब साइंसदान ने हासिल होने वाली रकम का तस्करा शुरू किया तो उनके जज्बात सर्द पड़ गए। उस मुआवजे पर उनके एहसासात, जो उसके बारे में उनके थे, इस कदर पुख्ता और गहरे थे कि रकम के बारे में सोचना ही उनके लिए तकलीफ दे था। उनके चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए साइंसदान अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पर पलटा कि इससे इंसानियत को कितना फ़ायदा होगा। वो शायद एक मामूली कारकुन था और ये उसका पहला मौका नहीं था कि वो जंगल का अजीमुश्शान राज खरीदने आया था। बिलाखिर जब खाना ख़त्म हो गया तो फारख्वार ख़ानदान ने गिडियोन को नशिस्तगाह में बुलाया और उसे बताया कि वह गोरा बड़े शहर का बड़ा डॉक्टर है और गिडियोन से मिलने आया है। इस पर गिडियोन सहम गया और सूरत हाल समझ नहीं पाया, तो बेगम फारख्वार ने जल्दी से वजाहत की कि वो बड़ा साहब उस हैरत अंगेज़ कारनामे की वजह से आया है जो उसने टैडी की आंखों के साथ किया है। गिडियोन ने बेगम फारख्वार से साहब की तरफ देखा और फिर छोटे लड़के को, जो मौके की मुनासबत से अहमियत अख्तियार किए हुए था, बिलाखिर वो तलखी से बोला, बड़ा साहब ये जानना चाहता है कि मैंने कौन सी दवा इस्तेमाल की है। उसने इस तरह बेयकीनी से कहा जैसे उसे यकीन ना हो कि उसके पुराने दोस्त इससे यूं भी दगा कर सकते हैं। फारख्वार ने वजाहत करना शुरू की कि उस जड़ी से किस कदर मुफीद दवा तैयार हो सकेगी, जिसे किस कदर फ़रोख्त किया जाएगा और कैसे बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के सांप के थूके जहर से भरी आंखों वाले हज़ारों स्याह और सफ़ेद फाम लोगों को बचाया जा सकेगा। गिडियोन ज़मीन पर नज़र झुकाए सुनता रहा। उसके माथे पर उलझन की सलवटें पड़ी हुई थी। फारख्वार की बात ख़त्म होने पर उसने जवाब नहीं दिया। साइंसदान ने, जो इस तमाम वक्फे के दौरान बड़ी सी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए काफ़ी की चुस्कियाँ लेता रहा और मशकूक खुशखल्क़ी से मुस्कुराता रहा था, गुफ्तगू में हिस्सा लिया और एक बार फिर अद्वियात की तैयारी और मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए साइंस की तरक्की के बारे में तमाम बात की वजाहत की। उसने गिडियोन को एक तोहफ़ा भी पेश किया। इस मज़ीद वजाहत के बाद खामोशी छा गई और फिर गिडियोन ने लापरवाही से बताया कि उसे वो जड़ी याद नहीं है। हत्ता कि जब उसने फारख्वार की, जिससे वो आमतौर पर पुराने दोस्तों का सा रवैया रखता था, तरफ देखा तो उसके चेहरे से बेजारी और खफगी आया थी। उन्हें अब बरहमी महसूस होने लगी और इस एहसास ने गिडियोन के शिकायती रवैये से पैदा होने वाले उस एहसास को ख़त्म कर दिया कि ज़िंदगी में उनसे गलती सरजद हो गई है। उन्हें एहसास होने लगा कि वो एक नामाकुल शख्स है, लेकिन उसी लम्हे उन्हें यह भी इदराक हुआ कि वो नहीं झुकेगा। तलिस्माती दवा जहाँ है वहीं नादरियाफ्त और गैर मुफीद रहेगी, सिवाय इन छोटे बिखरे हुए अफ्रीकियों के जिन्हें उसका इल्म है, और उन मकामियों के जो फटी पुरानी कमीज़ों और चीथड़ों लगे कुछ कच्छों में बल्दिया के गड़े खोदते हैं, लेकिन वो इलाज करने के लिए पैदा हुए हैं। वो पैदाइशी मुआलिज हैं, क्योंकि वो उन बड़े बूढ़े अताइयों के भतीजे, भांजे और बेटे हैं
جن کے بھدے نقاب، ہڈیوں کے ٹکڑے اور جادو کی جاہلانہ املاک حقیقی طاقت اور دانش کی ظاہری علامتیں ہیں۔ فارق گھر سے باغ اور مویشیوں کے باڑے سے مکئی کی کھیت کی طرف جاتے ہوئے اس پودے کے قریب سے دن میں 50 بار گزرتے ہوں گے، لیکن وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتے۔ تاہم انہوں نے منانے اور دلائل دینے کا سلسلہ پورے جوش و خروش سے جاری رکھا، اور گڈیون نہ کرتا رہا کہ اسے یاد نہیں ایسی کوئی جڑی نہیں ہے، یا یہ کہ اب اس کا موسم نہیں ہے، یا وہ کوئی جڑی نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے لعاب سے ٹیڈی کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں۔ اس نے یہ تمام باتیں ایک کے بعد ایک یہ خیال کیے بغیر کہیں ان میں تضاد ہے۔ وہ گستاخ اور ہٹ دھرم تھا۔ فارق خاندان کے لیے وہ ان کے پرانے شریف اور محبت کرنے والے ملازم کے بجائے ان کے سامنے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں سے اپنے باورچیوں والا ایپرن مروڑتا، اپنے ذہن میں آنے والے پہلے احمقانہ انکار پر اڑا ہوا ایک جاہل اور غیر اخلاقی حد تک ضدی اجنبی افریقی تھا۔ اچانک ہی اس نے ہار مان لی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، حصار بنائے گوروں کو دیر تک خالی غصیلی نظروں سے گھورا جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کتے لگ رہے تھے، اور بولا، میں تمہیں وہ جڑ دکھا دوں گا۔ وہ ڈیرے سے ایک قطار بنا کر چارے والے کھیت کی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ وہ چندھیا دینے والے دسمبر کی ایک سپہر تھی اور آسمان حبس زدہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر پر سورج کانسی کے تھال کی طرح گھوم رہا تھا۔ کھیتوں پر دھوپ چمک اور پیروں تلے زمین جھلس رہی تھی۔ دھول بھری ہوا سے ریت کے موٹے اور گرم ریزے اس کے چہروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک خوفناک دن تھا جو صرف برآمدے میں تکیوں سے ٹیک لگا کر ٹھنڈے مشروبات پینے کے لیے مناسب تھا، اور جہاں عام حالات میں انہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ بار بار یہ یاد کرتے ہوئے کہ سانپ کے زہر تھوکنے والے روز جڑی لانے میں 10 منٹ لگے تھے، کوئی پوچھتا، کیا زیادہ دور نہیں آ گئے گڈیون؟ اور گڈیون اپنے کندھے اچکاتے ہوئے تلخی بھری شائستگی سے جواب دیتا، میں جڑ ڈھونڈ رہا ہوں جناب۔ بلا شبہ اس نے کئی بار راستوں کے کناروں پر جھک کر اپنے ہاتھ سے گھاس میں بے توجہی سے اہانت آمیز انداز میں ٹٹولا۔ اس بھیجا پگھلا دینے والی دھوپ میں وہ انہیں اپنے ساتھ لیے 2 گھنٹوں تک نامعلوم راستوں پر پھرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے بدن پر نیچے تک ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا اور سر درد کرنے لگے۔ وہ سب چپ چاپ تھے، فارق اس لیے کہ وہ تیش میں تھے، اور سائنسدان اس لیے کہ وہ ایک بار پھر سچا ثابت ہو رہا تھا کہ ایسا کوئی پودا نہیں ہے۔ اس کی خاموشی عیارانہ تھی۔ آخر گھر سے 6 میل دور گڈیون نے اچانک فیصلہ کیا کہ انہیں بہت سزا مل چکی ہے، یا شاید اس لمحے اس کا غصہ کافور ہو گیا تھا۔ اس نے بلا تردد سرسری نظر ڈالتے ہوئے گھاس سے مٹھی بھر نیلے پھول توڑے، وہ پھول جو ان راستوں پر جا بجا بکثرت اگے ہوئے تھے جن پر وہ چل کر آئے تھے۔ اس نے سائنسدان کی طرف دیکھے بغیر اسے تھما دیا اور خود گھر جانے والے راستے پر ہو لیا کہ اگر وہ چاہیں تو اس کے پیچھے چلے آئیں۔ جب وہ گھر لوٹے تو سائنسدان گڈیون کا شکریہ ادا کرنے باورچی خانے میں گیا۔ اگرچہ اس کی آنکھوں میں عجیب پن اترا ہوا تھا، لیکن وہ بہت شائستہ ہو رہا تھا۔ گڈیون وہاں موجود نہیں تھا۔ بے توجہی سے پھول اپنی کار کی عقبی نشست پر پھینک کر وہ ممتاز ملاقاتی اپنی لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ گڈیون رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے بروقت باورچی خانے میں پہنچ گیا، لیکن وہ آزردہ تھا۔ اس نے فارق سے ایک روٹھے ہوئے نوکر کی مانند بات چیت کی۔ بہت دنوں بعد جا کر ان کی آپس میں صلح ہو سکی۔ فارق خاندان نے اپنے مزدوروں سے جڑی کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ بعض اوقات وہ بے اعتبار نگاہوں سے جواب دیتے، بعض اوقات مقامی لوگ کہتے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ایسی جڑی کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ ان کے پاس بہت عرصے سے موجود مویشی چرانے والے ایک لڑکے نے، جس کو ان پر کچھ اعتبار ہو گیا تھا، بتایا، اپنے باورچی کے لڑکے سے پوچھیں، اب تو آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے، وہ ایک معروف طبیب کا بیٹا ہے جو یہاں رہا کرتا تھا، اور ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا وہ علاج نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے شائستگی سے اضافہ کیا، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ وہ گورک ڈاکٹر جتنا اچھا ڈاکٹر نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد فارق خاندان اور گڈیون کے بیچ تلخی جاتی رہی تو وہ مذاق کرنے لگے۔ گڈیون، تم ہمیں سانپ والی جڑی دکھانے کب چل رہے ہو؟ اور وہ قہقہا لگا کر اپنا سر نفی میں ہلا کر قدرے مضطرب ہو کر کہتا، لیکن وہ تو میں دکھا چکا ہوں بیگم صاحبہ، کیا آپ بھول گئیں؟ بہت بعد میں جب ٹیڈی اسکول میں پڑھنے لگا تھا تو وہ باورچی خانے میں آ کر کہتا، اے بوڑھے بدماش گڈیون، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم ہمیں بلا وجہ گھاس کے میدان میں میلوں تک پھراتے رہے تھے؟
میرے والد مجھے اٹھا کر کتنی دور لے گئے تھے۔ گڈیون خوش خلقی سے ہنستے ہنستے دوہرا ہو جاتا۔ بہت دیر تک ہنسنے کے بعد وہ اچانک سیدھا کھڑا ہو کر اپنی بوڑھی آنکھیں صاف کرتا اور افسردگی سے ٹیڈی کی طرف دیکھتا، جو باورچی خانے میں ایک طرف کھڑا شریر انداز میں ہنس رہا ہوتا۔ اے ننھے سنہرے سر والے، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، جلد ہی تم اور بڑے ہو کر اپنے کھیت کے مالک بن جاؤ گے۔